वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। सामाजिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर कर रहे थे, इकाई 2 हमने कवर कर लिया था। उसका पहला पार्ट जो आपका वैदिक सभ्यता था, वैदिक काल से संबंधित ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम इसी का जो बचा हुआ पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। उससे पहले जो वैदिक काल था दोस्तों, वैदिक काल में हमने एक चीज़ देखी हुई थी कि वैदिक काल में एक पॉइंट बताया मैंने नहीं बताया था मैंने कि आहत सिक्के थे पहले, ठीक है? आहत सिक्के थे, वो आहत सिक्के क्या होते थे? तो आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इन्हें ही साहित्य का काशार्पण कहा गया है। आहत सिक्के प्राचीन काल के जो सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के कहा जाता था और ये प्राचीन काल के सिक्के होते थे, इन्हें साहित्य का काशार्पण कहा गया। क्या कहा गया है? साहित्य का काशार्पण कहा गया है। क्लियर? आइए हमारा अब नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हुए हैं या जो फैक्ट्स हैं, हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले काल, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँगा, तो टाइम पीरियड 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक है। कई किताब में आपको 2350 से लेके 1650 या 1500 ईसा पूर्व तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितनी किताबें होंगी, यहाँ पे आपको बाइफरकेशन ये मिल जाएगा, ठीक है? 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व या 2350 से लेके 1650 या 1750 ईसा पूर्व तक भी देखने को मिल जाएगा। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम आखिर इन सब समय की जानकारी कैसे निकालते हैं कि 1700 साल पुराना है, 1800 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कार्बन डेटिंग विधि। ध्यान रखिएगा, कार्बन डेटिंग विधि की मदद से हम किसी भी चीज की आयु का पता लगाते हैं, ठीक? कार्बन डेटिंग विधि की मदद से। अब बात करते हैं सिंधु घाटी काल में दो महत्वपूर्ण जगह था आपका, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा हड़प्पा जो है दोस्तों, इसकी खुदाई सबसे पहले हुई 1921 में दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स जी के नेतृत्व में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में खुदाई की गई 1921 में दयाराम साहनी जी एवं मधु स्वरूप वत्स जी के नेतृत्व में। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1922 में राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। 1921 में इसकी खुदाई हुई दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स जी के नेतृत्व में। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1922 में राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं कहाँ वर्तमान में? तो वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में स्थित है। आइए दोस्तों, सिंधु काल से संबंधित प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुजरात, गुजरात में मिलेगा लोथल और धौलावीरा। देखिएगा, गुजरात में मिलेगा लोथल और धौलावीरा। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, जबकि धौलावीरा लूनी। देखिए, धौला ला और यहाँ से लूनी निकल जाएगा, ठीक है? धौला और यहीं से क्या निकल गया आपका? लूनी नदी। तो धौलावीरा लूनी नदी के तट पे स्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो गुजरात में दो स्थल, लोथल और धौलावीरा। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में मिलेगा आपको कालीबंगन या कालीबंगा। यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? घग्घर नदी के तट पर स्थित है। बात करेंगे पंजाब की, पंजाब में मिलेगा रोपड़। यह सतलज नदी के तट पर है, ठीक है? सतलज नदी के तट पर क्या हो गया आपका? रोपड़। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जिला मेरठ, ठीक है? ये हिंडन नदी के तट पर है और यह सबसे पूर्वी बिंदु था। मतलब अगर मैं पूर्व पश्चिमी बिंदु की बात करूं, तो यह सिंधु काल का सबसे पूर्वी हिस्सा था। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ है आपका? सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है चनहुदड़ो। क्लियर हो गया? चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना था। चनहुदड़ो में क्या था? चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
पर कोटा। आप देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है जो एनसीईआरटी हो गया, सारी किताबों में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है परकोटा। सिंधु काल में परकोटा का शब्द, परकोटा का मतलब होता था ऊंची दीवार। सिंधु काल में परकोटा का मतलब क्या होता था? ऊंची दीवार। और सिंधु काल में मिठास के लिए लोग मेलुहा शब्द या मेलुहा कहकर ये लोग बुलाते थे। ठीक है, क्या कहते थे ये लोग? मेलुहा शब्द का उपयोग करते थे। सिंधु काल के लोगों को बाहर के लोग क्या कहकर बुलाते थे? मेलुहा। जबकि मिठास के लिए ये लोग शहद शब्द का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए शहद शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक फेमस व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम था पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वां राजधानियां कहा है। ठीक है, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है। क्लियर हो गया? सिंधु सभ्यता की अगर मैं घरों की बात करूं, नगरों की बात करूं, तो इनके घर सामने की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे और ये ग्रिड पद्धति ये लोग अपनाए हुए थे। क्लियर हो गया? अच्छा, और इनकी और क्या खास बात हो सकती है? तो इनकी और खास बात में यह है कि सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। याद रखिएगा, सुतकोतदा, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिलने की बात देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? आइए, टेराकोटा। टेराकोटा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये आग में पकी हुई मिट्टी से बने बर्तन या खिलौनों को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। हड़प्पा काल में प्रमुख स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्रमुख स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जबकि अगर मैं प्रमुख अन्नागार की बात करूंगा, अन्नागार मतलब कि बहुत बड़ा हिस्सा जहां पे बहुत सारे अनाज को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रखा जाए, उसको हम कहेंगे अन्नागार। ठीक है, तो प्रमुख अन्नागार मिला है आपका हड़प्पा से और प्रमुख स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। इनका व्यवसाय की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। धातु की बात करेंगे, तांबा, पीतल, रांगा, सीसा, कांसा, ये प्रमुख धातुएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर ऑप्शन में कभी भी लोहा देगा तो लोहे से ये लोग अनजान थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इन्हें लोहे का कोई ज्ञान ही नहीं था, और लोहे का ज्ञान नहीं था इसलिए ये लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक, देखिए, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोथल में मनके बनाने का कारखाना था और चनहोदड़ों में भी। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लोथल और चनहोदड़ों में मनके बनाने का कारखाना था। ठीक है, बंदरगाह की बात करेंगे तो बंदरगाह लोथल में भी था और सुतकोतदा में भी था। ठीक है, और बंदरगाह को पुराने समय में गोदी कहा जाता था। बंदरगाह का ही पुराना नाम क्या था? गोदी। बंदरगाह मिलेगा लोथल और सुतकोतदा में, जबकि मनके बनाने का कारखाना मिलेगा लोथल और चनहोदड़ों में। क्लियर हो गया? यहां से एक मुकुट भी प्राप्त हुई है। मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सिर पर मुकुट है और उसके किनारे किनारे शेर, हाथी, गेंडा और हिरण की चित्र मिली हुई है। अगर मैं बात करूं कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, ये लोग पशुपतिनाथ भगवान शंकर की पूजा करते थे और कुबड़ वाले बैल की भी, और उर्वरता की देवी भूमि माता की भी पूजा करते थे। प्रमुख वृक्ष था इनका पीपल, और प्रमुख वृक्ष था इनका पीपल। लेखन की विधि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक। दाई से बाई ओर लिखी जाती है। दाई से बाई ओर मतलब जैसे हम लोग अभी लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो ये लोग की लिपि कैसी थी? इनकी जो चित्र लेखन की जो लिपि थी दोस्तों, वो थी भाव चित्रात्मक। राइट से लेफ्ट की ओर ये लोग लिखते थे। क्लियर हो गया? राइट से लेफ्ट की ओर ये लोग लिखते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि सिंधु काल में कौन कौन से सामान को कहां से मंगाया जाता था। जैसे तांबा, तांबा आता था आपका ओमान और गुजरात से। टीन आता था आपका TEE आ रहा है, टी, ईरान और अफगानिस्तान। सोना आता था आपका कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर मिलते थे गुजरात से। मैंने अभी बताया था आपको, तांबा ओमान गुजरात, टीन ईरान अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। ये भी प्रश्न आपके सीटेट में या CGTET में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक, इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी, हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद सिंधु काल में मरने के बाद क्या करते थे? सिंधु काल में मृत्यु पश्चात क्या करते थे? तो ये सीटेट का सवाल है, सीटेट में कई बार पूछता है। हड़प्पा में क्या करते थे? तो बक्सों में बंद करके समाधान करते थे हड़प्पा में। लोथल की बात करेंगे तो लोथल में दोहरा समाधान था। और कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन में ईंटों से बने हुए कक्ष में दफनाते थे। ठीक है, जबकि सुतकोतदा की बात करूंगा तो सुतकोतदा में क्या था? बर्तनों में समाधान होता था। कालीबंगन में ईंटों से, ठीक है, काली ईंट याद रखिएगा। लोथल दोहरा समाधान, सुतकोतदा बर्तन में समाधान। और रोपड़ की बात करेंगे दोस्तों अगर, तो रोपड़ में मानव शव के साथ कुत्ते का भी शव लग रखते थे। रोपड़ देखिए बहुत अलग है।
यहाँ पे मानव शव के साथ कुत्ते के शव को भी रख दिया जाता था। इस प्रकार देखिए हड़प्पा में बक्सों में शवाधान, लोथल की बात करेंगे दोहरा शवाधान, कालीबंगन ईंटों से बने हुए कक्ष में, सुतकोतदा बर्तनों में शवाधान, और रोपड़ में मानव शव के साथ कुत्ते का शव भी रखा जाता था। ये रोपड़ में होता था। अब मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि इसके पूर्व में कौन सा हिस्सा था, पश्चिम में कौन सा था। देखिए मैंने डायग्राम से बता दिया है। ये है पूर्व, ठीक है, ये है पूर्व आपका, ये है पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। सबसे पूर्वी जो स्थान था वो था आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, और ये हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, कहाँ बसा था ये हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। पश्चिम हिस्से की बात करूं तो पश्चिमी हिस्से में पड़ेगा आपका वो बलूचिस्तान वाला एरिया। वहां पे था सुतका गेंडोर या सुतकांगेडोर बोलते हैं, यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। पश्चिमी हिस्सा सुतका गेंडोर, दास्क नदी के तट पर, बलूचिस्तान। इसी प्रकार अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर में जिला जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी राज्य जम्मू कश्मीर है आपका, इसमें अखनूर के निकट मांदा चिनाब नदी के तट पर था। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर क्या हो गया, अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर। और लास्ट में अगर मैं दक्षिण की बात करूं, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर। महाराष्ट्र में की प्रमुख नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण में दाइमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा सिंधु काल भी दोस्तों कंप्लीट होता है यहाँ पे। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपसे वो डिस्कस करने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी प्रकार मिलेंगे फिर से बहुत जल्द अगले वीडियो में। इकाई 3 मौर्य काल एवं गुप्त काल के लिए तैयार रहिएगा। मौर्य काल और गुप्त काल भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।